साल 2008 में अर्जेंटीना में एक डरावना ग्नोम कैमरे में कैद हुआ था। जोसे अल्वारेज, जिसने इस ग्नोम को शूट किया, उसने बताया कि ये वीडियो उन्होंने अपने शहर जनरल गुएम्स, अर्जेंटीना में मस्ती के दौरान रिकॉर्ड किया था। उसने कहा, हम अपनी पिछली फिशिंग ट्रिप के बारे में बात कर रहे थे। रात के 1 बजे थे। मैंने ऐसे ही मोबाइल से थोड़ी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी जब बाकी सब मजाक कर रहे थे। तभी अचानक हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पत्थर फेंक रहा हो। हमने एक तरफ देखा तो घास हिल रही थी। शुरू में लगा कोई कुत्ता होगा, लेकिन फिर जब वो ग्नोम जैसा दिखने वाला अजीब जीव बाहर आने लगा तो हम सब डर गए। इसके बाद और भी लोकल लोग सामने आए जिन्होंने कहा कि उन्होंने भी उस ग्नोम को देखा है। तब से पूरे शहर में डर का माहौल बना हुआ है। सितंबर 1931 में अर्विंग परिवार ने दावा किया कि उनके फार्म हाउस की लकड़ी की दीवारों के पीछे लगातार कुछ खरोंचने और सरसराहट जैसी आवाजें आ रही थी। पहले उन्हें लगा कि शायद कोई चूहा है, लेकिन फिर वो अनदेखा जीव अलग अलग तरह की आवाजें निकालने लगा। कभी नेवले की तरह फुफकारता, कभी कुत्ते की तरह गुर्राता और कभी बच्चे की तरह बड़बड़ाता। थोड़े ही वक्त में उस जीव ने बोलना शुरू कर दिया और खुद को जेफ नाम का नेवला बताया। उसका कहना था कि वो 1852 में नई दिल्ली, भारत में पैदा हुआ था। वॉरी, जो उस घर की बेटी थी और एकमात्र इंसान जिसने जेफ को साफ साफ देखा था, उसके मुताबिक जेफ एक छोटे चूहे के साइज का था। उसका रंग पीला सा था और उसकी पूंछ मोटी और जबरीली थी। जेफ कभी खुद को बहुत ही चालाक नेवला बताता, कभी जमीन पर भटकती आत्मा और कभी एक नेवले की शक्ल में भूत। एक बार उसने कहा था, मैं एक अजूबा हूं, मेरे पास हाथ हैं और पैर भी। अगर तुमने मुझे देख लिया तो तुम बेहोश हो जाओगे, डर के मारे पत्थर बन जाओगे या नमक का खंभा। वॉरी अर्विंग, जिसने जेफ को अपनाया था, उसकी मौत 2005 में हुई। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में दिए एक इंटरव्यू में उसने साफ कहा था, जेफ कोई उसकी कल्पना नहीं था। 9 फरवरी 1855 की रात हल्की बर्फबारी के बाद बर्फ में अजीब से खुर जैसे निशान दिखाई दिए। ये निशान करीब 1.5 से 2.5 इंच चौड़े थे और हर निशान के बीच की दूरी करीब 8 इंच थी। ये पैरों के निशान गांवों और खेतों से होकर पूरे 100 मील से भी ज्यादा दूर तक फैले हुए थे। हैरानी की बात यह थी कि ये निशान सीधी लाइन में जाते रहे। चाहे सामने घर हो, नदी हो, घास के ढेर हो या कोई और रुकावट, सबके ऊपर से ये सीधा निकलते चले गए। यहां तक कि बर्फ से ढकी छतों और ऊंची दीवारों पर भी ये निशान साफ दिखे। कुछ निशान तो ऐसे नालियों में भी जाते दिखे जिनका मुंह सिर्फ 4 इंच चौड़ा था। उस वक्त डेवोन इलाके में शैतान जैसी किसी डरावनी आकृति को देखने की अफवाहें भी उड़ी। लोगों में डर इतना फैल गया कि कई गांव वालों ने हथियार उठा लिए और उस रहस्यमय जीव को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। और हैरानी की बात यह है कि 12 मार्च 2009 की रात डेवोन में फिर से वैसी ही रहस्यमय निशान देखे गए, ठीक वैसे जैसे 1855 में मिले थे। 7 अगस्त 1973 का दिन रहस्य और शायद एक त्रासदी से भरा हुआ था। उस दिन न्यू मैक्सिको में कई लोगों ने अपने सीबी रेडियो पर एक छोटे लड़के की डरावनी मदद की पुकार सुनी। उसने कहा कि उसका नाम लैरी है और वो एक लाल सफेद पिकअप ट्रक में फंसा हुआ है। उसके साथ उसका पापा थे, जिन्हें शायद दिल का दौरा पड़ा था और अब वो नहीं रहे। लड़के ने बताया कि वो लोग रैबिट शिकार पर निकले थे जब उसके पापा गाड़ी चलाते हुए अचानक स्टीयरिंग पर गिर गए। लैरी ने कहा कि ट्रक एक खाई में पलट गया है, दोनों दरवाजे जाम हो चुके हैं और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। अगले कुछ दिनों तक उसकी आवाज कभी आती, कभी गायब हो जाती। उसकी मदद की पुकार कैलिफोर्निया, वायोमिंग और एरिजोना तक भी सुनाई दी। घबराहट में वो अलग अलग चैनल बदलता रहा और बार बार रोते हुए मदद मांगता रहा। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। न्यू मैक्सिको के मैनजानो पहाड़ों में सर्च कर रहे एक हेलीकॉप्टर पायलट ने बताया कि उसने एक बच्चे से संपर्क किया जो मदद मांग रहा था, लेकिन उसने खुद को लैरी नहीं, डेविड बताया। 11 अगस्त को मिसौरी से आ रही एक फैमिली के लापता होने की खबर भी मिली, जिनके बेटे का नाम लैरी था, लेकिन 12 अगस्त को वो सभी सुरक्षित मिल गए। एक आर्मी सार्जेंट ने दावा किया कि उसने लैरी से करीब 3 घंटे तक बात की, लेकिन वो बच्चा अपना पता, फोन नंबर या दूसरी जानकारी नहीं दे पाया। इसके बाद लैरी से कोई संपर्क नहीं हो पाया। माना गया कि उसके रेडियो की बैटरी खत्म हो गई थी। 13 अगस्त को खोज बंद कर दी गई। पुलिस ने कहा कि कोई पक्की जानकारी या सबूत नहीं मिला। ये भी माना गया कि अगर वो बच्चा सच में था तो शायद वो रेडियो सिग्नल बंद होने से पहले ही मर चुका था। बाद में जो ट्रांसमिशन दूसरे राज्यों
यहां तक कि कनाडा में सुने गए, उन्हें फर्जी बताया गया। कई लोगों को लगता है कि यह सब एक झूठा ड्रामा था, लेकिन जिन लोगों ने लैरी की रोती हुई आवाज सुनी थी वो आज भी कसम खाते हैं कि वो सब बिल्कुल असली था। उसकी आवाज में जो डर और मासूमियत थी वो झूठ नहीं हो सकती। जेम्स वॉरसन। 3 सितंबर 1877 को जेम्स वॉरसन नाम के एक आदमी ने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया, लीनिंगटन से कोवेंट्री तक की 20 मील की दूरी को रिकॉर्ड टाइम में दौड़कर तय करना। वो अक्सर अपनी दौड़ने की काबिलियत का खूब बढ़ चढ़कर जिक्र करता था, तो जब उसे सबूत देने को कहा गया तो उसने हंसते हुए हाँ कर दी। उसके 2 दोस्त हैमरसन बर्न्स और बारहम वाइज एक घोड़ा गाड़ी में उसके पीछे पीछे चल रहे थे। बर्न्स अपने साथ कैमरा भी लाया था। वॉरसन कभी भी उनकी नजरों से ओझल नहीं हुआ। दौड़ते दौड़ते वो पलटकर उनसे हंसी मजाक भी करता रहा। वो ठीक सड़क के बीचों बीच दौड़ रहा था कि अचानक लगा जैसे उसका पैर फिसला हो और वो आगे की तरफ गिरने लगा। उसके मुंह से एक तेज चुभती हुई चीख निकली। बाद में वाइज ने कहा, हम दोनों ने जिंदगी में इतनी डरावनी आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, जैसे ही वॉरसन गिरने ही वाला था वो जमीन पर गिरने के बजाय एक झटके में हवा में ही गायब हो गया। सड़क पर उस घटना की पूरी कहानी दर्ज थी। वाइज ने तस्वीरें ली। नर्म मिट्टी में वॉरसन के पैरों के निशान थे जो सड़क के बीच में सीधे जा रहे थे। फिर ऐसा दिखा जैसे वो लड़खड़ाया हो और बस वहां से उसके निशान भी गायब हो गए। तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। लोकल लोग इलाके को छान मारने लगे। ब्लड हाउंड डॉग्स को भी लाया गया, लेकिन वो जिस जगह वॉरसन गायब हुआ वहां जाने से ही डर रहे थे। जेम्स वॉरसन को फिर कभी किसी ने नहीं देखा और ना ही उसकी कोई खबर मिली। 29 नवंबर 1970 को नॉर्वे की इसडालेन वैली में एक प्रोफेसर अपनी बेटियों के साथ ट्रैकिंग पर निकले थे। तभी उन्हें एक जवान औरत की अधजली लाश मिली। उसके चारों तरफ नींद की गोलियों की भारी मात्रा और पेट्रोल की बोतलें पड़ी थीं। जो कपड़े उसने पहने थे उन सभी के टैग काट दिए गए थे और उसकी उंगलियों के निशान तक रगड़कर मिटा दिए गए थे। डेंटल स्कैनिंग में पता चला कि उसके कुछ दांतों का इलाज ऐसे तरीके से हुआ था जो सिर्फ लैटिन अमेरिका में किया जाता है। आखिरकार पुलिस उसे बर्गन के एनएसपी ट्रेन स्टेशन पर मिली 2 सूटकेसों से जोड़ पाई। उस सामान में एक लोशन था जिसकी डॉक्टर की जानकारी हटा दी गई थी, कुछ टूटे हुए कांच के टुकड़े जिन पर अधूरे फिंगरप्रिंट थे और 500 जर्मन मार्क जो उस समय करीब 350 अमेरिकी डॉलर के बराबर थे। एक सूटकेस की लाइनिंग के नीचे से पता चला कि वो औरत यूरोप में 9 अलग अलग नामों से ट्रेन से सफर कर चुकी थी। उसके सामान में एक डायरी भी मिली जिसमें अजीब कोड्स में नोट्स थे जिन्हें पुलिस ने डिकोड किया और समझा कि वो उन जगहों की लिस्ट थी जहां वो जा चुकी थी। गवाहों का कहना था कि वो सफर के दौरान अक्सर विग पहनती थी और कई भाषाएं बोलती थी, जैसे फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश और डच। बर्गन में उसने कई होटलों में रुका था और हर बार कमरा बदलती थी। हर बार वो बालकनी वाला कमरा मांगती थी और हमेशा रूम सर्विस से दूध के साथ दलिया मंगवाती थी। एक लोकल आदमी ने पुलिस को बताया कि लाश मिलने से ठीक 5 दिन पहले उसने ट्रैकिंग के दौरान एक बहुत ही एलिगेंट औरत को देखा था। उसने बताया कि वो महिला बिल्कुल भी आउटडोर ट्रैकिंग के लिए तैयार नहीं थी और उसके चेहरे पर बेहद डर साफ झलक रहा था। उस आदमी का कहना था कि उस औरत ने उससे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे 2 लंबे चौड़े आदमी काले कोट पहनकर उसे नजदीक से फॉलो कर रहे थे। उसने ये कहानी 32 साल तक किसी को नहीं बताई। जब वो आखिरकार पुलिस के पास गया तो उसे जवाब मिला, उसे भूल जाओ, उसका काम तमाम कर दिया गया है, ये केस कभी हल नहीं होगा।